एक ऐसा कंट्री जो गरीबी, करप्शन, क्राइम, बेरोजगारी से भरा हो। गरीबी इतनी कि लोग भूख से मर रहे हों। ये था सिंगापुर। एक ऐसा कंट्री जो कोलैप्स होने के करीब था। गुलामी की बीड़ियों से लेकर जंग और कब्जे के अंधेरों तक सिंगापुर के लोगों ने अनइमेजिनेबल मुश्किलात का सामना किया है। इन हालात ने सिंगापुर को इमर्जिंग लीडर दिए जो अपनी कौम की किस्मत बदलने के लिए डिटरमाइन थे। इनमें ली क्वान यू भी थे जिन्होंने सिंगापुर की काया पलट दी। इनकी प्लानिंग, नई पॉलिसीज और हार्ड वर्क की वजह से सिंगापुर थर्ड वर्ल्ड नेशन से फर्स्ट नेशन बन गया। आज हम सिंगापुर की सक्सेस स्टोरी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंगापुर इतना छोटा कि इससे वर्ल्ड मैप पे बैक टू बैक जूम करने पे भी मुश्किल से मिलता है। यह है सिंगापुर की मेनलैंड और ये है इसके बगल में छोटे छोटे 64 आइलैंड, जिसमें कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड हैं। सिंगापुर एक सिटी स्टेट कंट्री है जो रीजन्स में डिवाइड है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ रीजन। सिंगापुर का एरिया 734 स्क्वायर किलोमीटर है। सिंगापुर को मलेशिया से ये लाइन डिवाइड करती है। सिंगापुर की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर अपनी लोकेशन की वजह से 7th सेंचुरी से ट्रेडिंग पोस्ट है, जिसे पूरी दुनिया की शिप्स एज अ फ्यूलिंग स्टेशन इस्तेमाल करती हैं। इस रीजन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए 16th से 19th सेंचुरी के दरमियान मलक्का स्टेट पर पुर्तगीज और डच का राज रहा। चाइना और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान ये ट्रेडिंग रूट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिश ट्रेड इसी रूट से होती थी। डच ट्रेडिंग को रोकने के लिए इन पर भारी टैक्स लगाते हैं। फिर आता है ईयर 1819। सर थॉमस स्टैमफोर्ड राइफल्स सिंगापुर के राजा के साथ ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें सिंगापुर ब्रिटिशर के अंडर कंट्रोल आ जाता है। इस वक्त सिंगापुर की पॉपुलेशन 1000 थी। राइफल्स सिंगापुर को टैक्स फ्री पोर्ट बनाते हैं। इस पोर्ट पर आने वाली शिप्स को कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था। साल 1869 में स्वेज कनाल खुलती है, जिससे ज्यादा शिप्स इस पोर्ट पर आने लग जाती हैं। ब्रिटिश रूल सिंगापुर आने पर चाइनीज और इंडियन भारी तादाद में माइग्रेट करके सिंगापुर आने लग जाते हैं। 1847 तक हाफ पॉपुलेशन चाइनीज की हो जाती है। फैमिली से दूर एंटरटेनमेंट ना होने की वजह से ओपियम एडिक्ट बन जाते हैं। ओपियम इतनी कॉमन हो जाती है कि लोग ओपियम को एज अ टी सर्व करने लग जाते हैं। साल 1947 तक 16,500 ओपियम के एडिक्ट होते हैं। ईयर 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होती है, जिसमें जापानीज आर्मी सिंगापुर को इन्वेड करती है। सिर्फ 7 दिन में ब्रिटिश को हराकर उनके हजारों सोल्जर्स को तो मारती ही है, साथ ही साथ सिंगापुर में घुस के मारकाट मचाती है। आम लोगों को मारती है, लोगों को जिंदा जलाया जाता है। इसी दौरान अमेरिका जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है। जापान का बहुत नुकसान होता है। जापान सरेंडर कर देता है। ब्रिटिशर दोबारा सिंगापुर में घुस जाते हैं। ये ऐसा टाइम था सिंगापुर के लोग एक एक रोटी को तरस रहे थे। ब्रिटिशर फिर कुछ चेंजेस करते हैं, जिनमें सिंगापुर के लोगों को सेल्फ गवर्नेंस दे देते हैं ताकि लोग अपने लीडर खुद चुन सकें, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं। 1959 में जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें ली क्वान यू पीपल एक्शन पार्टी के लीडर 51 में से 43 सीट्स जीत जाते हैं। ये शख्स सिंगापुर की काया पलट देते हैं। ली की गवर्नमेंट को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। सिंगापुर अभी वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही से निकला था। बिल्डिंग्स और घर तबाह हो गए थे। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से 70% लोग स्लम्स में रहते। सारी इकोनॉमी ट्रेड पर होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि ट्रेड लिमिटेड थी और पॉपुलेशन ज्यादा थी। जिस गैप को फिल करने के लिए कोई लोकल इंडस्ट्री भी नहीं थी। इन हालात को देखते हुए ली ने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अपनाई। ली का मानना था कि सिंगापुर का फ्यूचर मलेशिया के साथ जुड़ा है। मलेशिया के साथ मर्ज किए बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना ही इतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज के अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके। 9 जुलाई 1963 को मर्जर का एग्रीमेंट किया जाता है, लेकिन सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान पॉलिटिकल इश्यूज थे। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि मलेशिया को प्योर माली यानी एक ही रेस के लोगों का कंट्री बनाया जाए, जबकि प्राइम मिनिस्टर ली तमाम रेसेस को इक्वली मान के चलना चाहते थे, जिसके साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज पर भी तनाव और एक्सट्रीम पॉलिटिक्स हो रही थी,
जिसकी वजह से 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को मलेशिया से जबरदस्ती आजाद कर दिया जाता है। मलेशिया से निकलने के बाद सिंगापुर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसे सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज को सिंगापुर में ऑपरेट करने के लिए जुरोंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे इंटरनेशनल कंपनी सिंगापुर में कदम रखती हैं। सबसे पहले शेल $30 मिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाता है। फिर नेशनल सेमीकंडक्टर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लगती हैं। सिंगापुर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करती जाती हैं। 1970 तक सिर्फ 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है। 1970 तक सिंगापुर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनिंग सेंटर बन जाता है, जो 1.2 मिलियन बैरल पर डे कैपेसिटी रखता है। 1966 से 1974 तक सिंगापुर की जीडीपी 13% एनुअली ग्रो कर रही थी, जो दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग जीडीपी थी। 1970 तक सिंगापुर में इतनी जॉब्स क्रिएट हो गई जिससे लेबर शॉर्टेज होने लगे। सिंगापुर ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हाई वैल्यू गुड्स की इंडस्ट्रीज लगाई, जैसे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्रीज, जिससे लेबर फोर्स कम हो और प्रॉफिट ज्यादा आए। जिससे सिर्फ 1973 में 800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। 1980 से 1984 में एवरेज 1.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। इसके साथ साथ सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई टेक्नोलॉजी वाला बनाया और लगातार ग्रो करते रहे। 1981 में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया, जिसे 1 साल में कंप्लीट किया, जिसकी कॉस्ट $800 मिलियन थी। अब सिंगापुर ट्रेडिंग पोस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी हब बन गया। 1991 तक 15.1 मिलियन पैसेंजर इसे एनुअली इस्तेमाल करते। मिस्टर ली ने सिर्फ 25 साल में 70% झोपड़ियों में रहने वाले देश को दुनिया का मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बनाया। सिंगापुर के छोटे होने और नेचुरल रिसोर्सेज न होने की वजह से इसे दुनिया के लिए ओपन अप होना पड़ा, जिससे वर्ल्ड के सारे कंट्री सिंगापुर में आगे ट्रेड कर सकें। सिंगापुर से करप्शन को खत्म करने के लिए ली कुआन यी ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बड़ी सैलरी पे करने की पॉलिसी बनाई, जिससे करप्शन जीरो हो गई। ली कुआन यू की इन पॉलिसीज की वजह से सिंगापुर आज दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। इसीलिए सही लीडर्स को चुनना बहुत जरूरी है।